चलिए, तो अब अपन बात करते हैं यहाँ पर ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ब्लड ग्रुप, ये जिसको अपन रक्त समूह कहते हैं, ठीक है। देखिए, ब्लड ग्रुप में यहाँ पर जो अपन बात करेंगे वो एबीओ रक्त समूह की बात करते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप, या इसको एबीओ रक्त समूह भी कहते हैं अपन। देखिए, एबीओ ब्लड ग्रुप जो है ये कैसे डिसाइड होता है। देखिए, किसी का ब्लड ग्रुप आपने सुना है कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, आपका भी होगा, बी है, ए बी है, ओ है, इन्हीं में से कुछ आपका भी होगा, इन्हीं में से सबका होता है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप किसी का ए, किसी का बी, किसी का ए बी और किसी का ओ। पहली बात तो इसका निर्धारण कौन करता है ये अपन देखते हैं। तो देखिए, इसका जो निर्धारण है, इसको निर्धारण करने के लिए एंटीजन या प्रतिजन होती हैं, और ये जो प्रतिजन होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, आरबीसी की सतह पर होती है, सरफेस पर होती है। एक्चुअली जो हमारी आरबीसी है, उस आरबीसी की सरफेस पर, उस आरबीसी की सतह पर विशिष्ट प्रकार की प्रतिजन पाई जाती हैं, एंटीजन पाई जाती हैं, जो एंटीजन ये डिसाइड करती हैं कि रक्त समूह कौन सा है, ठीक है। किस तरीके से डिसाइड करती हैं वो आगे अपन देखते हैं। अच्छा, किस में कौन सा प्रतिजन बनेगा, इसका निर्धारण करने के लिए जो जीन होता है वो आई जीन होता है। भाई, हमने कहा प्रतिजन की वजह से रक्त समूह का निर्धारण होता है, बात समझ में आ गई। अब किस में कौन सा प्रतिजन बनेगा, इसको निर्धारित कौन करेगा, तो इसको निर्धारित करने के लिए एक जीन होता है, ठीक है। आई ए कौन सा एंटीजन बनवाएगा, ए एंटीजन ए प्रतिजन बनवाएगा। आई बी कौन सा प्रतिजन बनवाएगा, बी प्रतिजन बनवाएगा। आई ओ कौन सा प्रतिजन बनवाएगा, कोई भी प्रतिजन नहीं बनवाएगा, ठीक है। ए प्रभावी है ये आई ओ जो है। अब किसी व्यक्ति में इनमें से कोई दो ही हो सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति में आई ए है, तो उसमें प्रतिजन कौन सा बन रहा होगा, ए बन रहा होगा। अगर किसी व्यक्ति में आई ए और आई ओ है, तब भी प्रतिजन ए ही बन रहा होगा। किसी व्यक्ति में आई बी है, कौन सा प्रतिजन बनेगा, बी बनेगा। किसी व्यक्ति में आई बी आई ओ है, तब भी बी बनेगा, क्योंकि ओ तो ए प्रभावी है, ठीक है। आई बी अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। अगर किसी व्यक्ति में एक आई ए है और दूसरा आई बी है, तो कौन सा प्रतिजन बनेगा, ए और बी दोनों बन जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति में आई ओ है, तब इसमें कोई भी प्रतिजन नहीं बनेगा, ठीक है। तो आई जीन तीन तरह के हो सकते हैं, उसमें किसी व्यक्ति में दो प्रकार के ही हो सकते हैं। वो दो ये डिसाइड करते हैं कि उनमें कौन सा प्रतिजन बनने वाला है, और जो प्रतिजन बनता है ब्लड ग्रुप भी वही होता है। आरबीसी पर जो प्रतिजन होगा, व्यक्ति का ब्लड ग्रुप या रक्त समूह भी वही होगा। अगर मान लीजिए आरबीसी पर ए प्रतिजन है, तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। आरबीसी पर बी प्रतिजन है, तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। आरबीसी में ए और बी दोनों हैं, तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और आरबीसी में कोई भी प्रतिजन नहीं है, तो ब्लड ग्रुप 0 होगा, मतलब ओ होगा, ठीक है। वो ओ जो है वो 0 से आया कि कोई भी प्रतिजन नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई। तो यहाँ पर जो है अपन कह रहे हैं कि आरबीसी के ऊपर क्या होगा, यहाँ पर आरबीसी जैसे ये है, ये आरबीसी जो कैसी होती है, हमारी उभयावतल होती है। इस आरबीसी की सतह पर यहाँ पर प्रतिजन होते हैं, कई सारे प्रतिजन होते हैं, ठीक है। मान लीजिए ए सभी जगह ए है, तो ए ब्लड ग्रुप है, सभी जगह बी है तो बी ब्लड ग्रुप है, सभी जगह ए और बी दोनों ही हैं तो ए बी है, और नहीं है कोई प्रतिजन तो ए बी में से कोई भी प्रतिजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है। अब ये तो होते हैं प्रतिजन जो कि जन्म से पहले बनते हैं और ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं, ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। जन्म के बाद प्लाज्मा में मतलब आरबीसी के बाहर कुछ प्रतिरक्षियां बन जाती हैं। चलिए अपन इस प्रतिरक्षी वाली बात को देखते हैं। पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि ब्लड ग्रुप किसी व्यक्ति का, उसमें कौन सा एंटीजन है, एंटीजन या प्रतिजन, एग्लूटिनोजन जिसको अपन कहते हैं, फिर एंटीबॉडी प्रतिरक्षी जिसको अपन कहते हैं एग्लूटिनिन,
अच्छा, जो एंटीजन होता है वो तो आरबीसी की सतह पर होता है, एंटीबॉडी जो होती है वो प्लाज्मा में होती है। ये कहाँ पर होती है एंटीबॉडी? ये प्लाज्मा में बनेगी, आरबीसी पर नहीं होती, ये प्लाज्मा में बनती है और जन्म के बाद बनती है। भाई जो एंटीजन होता है वो तो जन्म से पहले ही होता है। कहाँ पर होता है? तो आरबीसी की सतह पर होता है। बात क्लियर? एंटीबॉडी जो होती है वो प्लाज्मा में होती है। कहाँ और कब बनती है? तो जन्म के बाद बनती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ब्लड ग्रुप, मान लीजिए किसी व्यक्ति में एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप भी ए होगा। एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप भी बी होगा। अगर एंटीजन ए और बी दोनों हैं तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी होगा। और एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ब्लड ग्रुप 0 होगा, ओ होगा। ठीक है, ये तो एंटीजन वाली बात हो गई जो जन्म के पहले बने। अब जन्म के पश्चात क्या होता है? प्लाज्मा में कुछ एंटीबॉडीज बन जाती हैं, प्रतिरक्षियां बन जाती हैं। और जो प्रतिरक्षियां किसके लिए बनती है? जो एंटीजन नहीं है उसके लिए प्रतिरक्षी बनेगी। ये वाली बात ध्यान रखना, जो एंटीजन नहीं है उसके लिए एंटीबॉडी बनेगी। सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है। अब देखो, ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन नहीं है? बी नहीं है, तो एंटीबॉडी किसके लिए बनेगी? बी के लिए बनेगी, एंटी बी। कैपिटल में लिखेंगे तो एंटी बी लिखना पड़ेगा, स्मॉल में लिखेंगे तो खाली बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो एंटीजन नहीं है उसके लिए एंटीबॉडी बनी जन्म के पश्चात। बी वाले ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन नहीं है? ए नहीं है, तो एंटीबॉडी किसके लिए बनेगी? एंटी ए, मतलब ए के लिए बनेगी। ठीक है ना। अगर ए बी वाले ग्रुप में कौन सा एंटीजन नहीं है? भाई ए बी वाले ग्रुप में तो दोनों ही एंटीजन है, तो एंटीबॉडी फिर नहीं बनेगी। और ओ वाले ग्रुप में कौन सा एंटीजन नहीं है? तो ओ वाले ग्रुप में तो दोनों ही नहीं है, ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, तो एंटीबॉडी दोनों के लिए बन जाएगी, ए के लिए भी बन जाएगी और बी के लिए भी बन जाएगी। ठीक है, तो जो एंटीजन नहीं है, जो प्रतिजन नहीं है, उसके लिए प्रतिरक्षी बनती है जन्म के पश्चात। बात क्लियर हो गई? चलिए अब ब्लड डोनेशन की बात करते हैं, रक्त आदान प्रदान जो किया जाता है, अब अपन उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए पहले तो अपन बात करते हैं डोनर की। कैन डोनेट ब्लड, तो रक्त दे सकता है। ये देखिए पहले कौन किसको रक्त दे सकता है। ठीक है, जैसे कि अब ब्लड डोनेशन में देखिए जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उसमें एक बात ध्यान रखनी होती है। कौन सी बात? कि किसी भी व्यक्ति में जिसमें रक्त दे रहे हैं जिसको, उसमें कोई भी नया प्रतिजन नहीं जाना चाहिए। जो प्रतिजन है उसमें वो चला जाए, कम चला जाए। ठीक है, जो है वो चला जाए, कम चला जाए या फिर ना जाए। नया प्रतिजन नहीं जाना चाहिए। क्यों नया प्रतिजन नहीं जाना चाहिए? क्योंकि अगर नया प्रतिजन गया तो उसका प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो सक्रिय हो जाएगा और वो प्रतिरक्षा तंत्र क्या करेगा? उसको मारने के लिए प्रतिरक्षियां बनाने लगेगा, अपनी तरफ से एंटीबॉडीज़ बनाने लगेगा, उसको नष्ट करने का प्रयास करेगा। और वो नष्ट करने का प्रयास करेगा तो वो आरबीसी पर है, तो मतलब आरबीसी को नष्ट करेगा। किसी व्यक्ति में अगर अपन कह रहे हैं कोई नया प्रतिजन चला गया, तो नया प्रतिजन चला गया तो उसके लिए प्रतिरक्षा तंत्र हुआ सक्रिय। प्रतिरक्षा तंत्र उस प्रतिजन को मारेगा। प्रतिजन कहाँ पर है? आरबीसी पर, तो वो किसको मारेगा? आरबीसी को मारेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या ध्यान रखना होता है कि किसी व्यक्ति में कोई भी नया प्रतिजन नहीं जाना चाहिए। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो अब इस कॉन्सेप्ट से देखिए कौन किसको रक्त दे सकता है। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए को तो ब्लड दे ही सकता है। बी को दे सकता है क्या? बी को नहीं दे सकता, बी में ए चला जाएगा, उसके लिए नया हो गया। ए बी को दे सकता है क्या? ए वाला व्यक्ति ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए जाएगा और ए बी के पास पहले से, तो उसके लिए कुछ नया तो होगा नहीं, तो ए बी को भी दे सकता है। क्या ओ को दे सकता है? ए वाला व्यक्ति नहीं दे सकता, ओ में ए चला जाएगा, ए उसके लिए नया हो गया, तो ए और ए बी को दे सकता है। चलिए बी वाला व्यक्ति बी को ए को दे सकता है क्या? नहीं दे सकता, ए में बी चला जाएगा, नया है। बी को दे सकता है क्या? बिल्कुल दे सकता है। बी वाला व्यक्ति ए बी को दे सकता है क्या? दे सकता है। ए बी में बी जाएगा, बी पहले से, कोई दिक्कत होगी नहीं। ए बी ओ को दे सकता है क्या? ओ को नहीं दे सकता, कोई भी प्रतिजन नहीं है उसमें, तो उसके लिए तो नया हो जाएगा। ए बी वाला व्यक्ति क्या ए को दे सकता है? ए बी वाला व्यक्ति ए को दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। क्यों? ए को रक्त इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि ए जाएगा वो तो ठीक है, साथ में बी भी तो जाएगा, बी उसके लिए नया हो गया।
ए बी वाला व्यक्ति क्या बी को रक्त दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि बी जाएगा वो तो ठीक है, साथ में ए बी तो जाएगा, ये उसके लिए नया हो गया। ए बी वाला व्यक्ति ए बी को तो दे ही सकता है, ए बी वाला व्यक्ति क्या ओ को रक्त दे सकता है? ओ को रक्त नहीं दे सकता, उसमें ए और बी जाएगा और ए और बी दोनों उसके लिए नया हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए बी वाला व्यक्ति केवल ए को दे सकता है। अच्छा, ओ वाला व्यक्ति क्या ए को दे सकता है? ओ वाले व्यक्ति में कोई भी प्रतिजन नहीं है तो वो ए को दे सकता है, कुछ भी नया नहीं जाएगा। बी को दे सकता है, कुछ भी नया नहीं जाएगा। ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। तो ओ वाला व्यक्ति जो है वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन नहीं है तो किसी में भी कुछ नया प्रतिजन जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू हमें इतना प्यार देने के लिए। रोज़ हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर जाकर अपने एनरोलमेंट को सुनिश्चित करें और साथ ही जो स्टूडेंट्स हमारे स्टडी मटेरियल और डाउट सेशन भी चाहते हैं वो उसके लिए उसी लिंक पर जाकर प्रीमियम कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो किसको रक्त दे सकता है, इसी तरह से अपन देख सकते हैं किससे रक्त ले सकता है, ठीक है। ग्राही किससे रक्त ग्रहण कर सकता है, तो उसके लिए भी देखिए, अब ग्राही की अगर अपन बात करें सेम बात वही, ए वाला व्यक्ति ए से ले सकता है, ए वाला व्यक्ति क्या ओ से ले सकता है, बी से ले सकता है, नहीं ले सकता, बी से ए बी आ जाएगा। ए बी से ले सकता है कि ए वाला व्यक्ति नहीं ले सकता, क्योंकि ए बी से लेगा तो बी भी तो आएगा, उसके लिए नया है। ओ से ले सकता है, हाँ ले सकता है। ऐसे ही बी वाला व्यक्ति बी और ओ दोनों से ले सकता है। ए बी वाला व्यक्ति ए से ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, कुछ भी नया नहीं आएगा। बी से ले सकता है क्या? बी से भी ले सकता है, बी उसके पास पहले से है। ए बी से तो ले ही सकता है और ओ से भी ले सकता है ना, क्योंकि ओ के पास तो कोई प्रतिजन नहीं है। तो ए बी वाला व्यक्ति सबसे रक्त ले सकता है। और ओ वाला व्यक्ति क्या ए से ले सकता है रक्त? नहीं ले सकता, ए आ जाएगा, ए उसके लिए नया है। क्या बी से ले सकता है? नहीं ले सकता। क्या ए बी से ले सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि नया प्रतिजन आ जाएगा। ओ वाला व्यक्ति केवल ओ से रक्त ग्रहण कर सकता है, रक्त ले सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर इस तरीके से जो है ब्लड ग्रुप के बारे में, किस तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है, ब्लड मैचिंग कैसे की जाती है, उसके बारे में अपन ने यहाँ पर बात करी, ठीक है। इसमें कुछ इस तरीके की भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, जैसे कि मान लीजिए आपको बोल दिया फादर, पिता का जो रक्त समूह है, पिता का रक्त समूह आपको ए बोल दिया, मदर का रक्त समूह, माता का रक्त समूह आपको ए बी बोल दिया, और अब बोल दिया कि बच्चे में संभावना बताइए कौन सा रक्त समूह होने की कितने प्रतिशत संभावना है, ये आपको क्वेश्चन दे दिया। तो देखिए, जब भी ए या बी बोले भाई, रक्त समूह के फिनोटाइप तो ये हो सकते हैं, जीनोटाइप 6 हो सकते हैं ना, ठीक है ना, जीनोटाइप 6 हो सकते हैं। भाई ए ब्लड ग्रुप है किसी का तो वो आई ए वाला भी हो सकता है, IAIO वाला भी हो सकता है। बी है तो वो IB वाला भी हो सकता है और IBIO वाला भी हो सकता है। ए बी है तो उसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, ए आई है और आई बी होगा और कोई संभावना है नहीं। ओ है तब भी एक ही संभावना है, एक ही पॉसिबिलिटी है, आई ओ और आई ओ होगा, ठीक है। लेकिन ए और बी के लिए दो दो संभावनाएं बनती है ना। तो जब भी रक्त समूह हमें संभावना निकालनी होती है तो हम संभावना निकालने के लिए ए और बी में से कौन सा लेते हैं? IAIO लेंगे, अगर ए है तो, बी है तो IO IBIO लेंगे, जिससे हम अधिकतम संभावना, अधिकतम पॉसिबिलिटी जो है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी निकाल सकें। तो इसके लिए हमको ये विषम युग्मनजी वाली कंडीशन लेनी होती है। तो पिता का रक्त समूह जो है ए है, अब भाई ए है तो ये IAIA भी हो सकता है, हमें पता है, और IAIO भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ कौन सी कंडीशन लेंगे? IAIO वाली लेंगे। क्यों लेंगे? समझ में आ गया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है संभावना निकाली जा सके। ए में IAIO, मदर का रक्त समूह जो है, मदर में क्या बोला गया? मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? AB है तो IA, मदर में IA और IB, ये मदर का है, ठीक है। इसकी तो एक ही संभावना है। अब यहाँ से एक जीन मदर से आएगा, एक जीन फादर से आएगा। भाई एक जीन तो मदर से आएगा और दूसरा जीन फादर से आएगा। मान ली फादर से IA आ गया, मदर से भी IA आ गया, तो A और A ब्लड ग्रुप A हो गया। फादर से IO आ गया, मदर से IA आ गया, तब भी A और O फिर से A हो गया। फादर से A आ गया, मदर से B आ गया, तो A और B A B हो गया। मदर से B आ गया और फादर से O आ गया तो B हो गया। मतलब यहाँ 50% संभावना तो है ए रक्त समूह होने की, 25% संभावना है ए बी की और वही 25% है बी की, ठीक है। तो रक्त समूह किसका कितना होने की संभावना है उसकी अपन ने यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है।
बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आपको अगर बोल दिया जाए इसी तरीके से कि भाई फादर जो हैं, फादर का रक्त समूह O है, मदर का रक्त समूह बोले B है। अब बताइए बच्चे में कौन सा रक्त समूह होने की संभावना कितनी है? तो फादर का O है तो O के लिए तो एक ही कंडीशन होती है IO और IO। मदर का रक्त समूह B है तो मतलब IB और IO लेंगे अपन, ठीक है ना। IB भी हो सकता है, लेकिन अपन कौन सी संभावना लेके चलेंगे? IB IO वाली। अब यहाँ से O आया, यहाँ से B आया तो B, यहाँ से B आया, यहाँ से O आया तो B, यहाँ से O आया, यहाँ से O आया तो O, यहाँ से O आया, यहाँ से O आया तो O। मतलब यहाँ पर या तो रक्त समूह जो होगा B होगा, 50% संभावना B होने की है, और वही 50% संभावना O होने की है। ठीक है, तो जब भी रक्त समूह के बारे में पूछा जाए कि बच्चे का रक्त समूह होने की क्या संभावना है, तो हम इस तरीके से निकालते हैं। बात करते हैं अब यहाँ पर RH कारक की, RH फैक्टर की। ठीक है, RH फैक्टर या RH कारक के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए RH क्या होता है? RH बेसिकली रीजस मंकी से आया है, रीजस मंकी से आया है RH वाली बात। एक्चुअली क्या है, रीजस मंकी में कुछ ऐसा का फैक्टर देखा गया था, और रीजस मंकी के जैसा मिलने वाला कारक ही जो है ह्यूमन में, मनुष्य में देखा गया, तो इसलिए उसको क्या नाम दे दिया? RH। RH का जो है ये भी एक प्रकार का एंटीजन होता है, प्रतिजन होता है, और कहाँ पर होता है? ये भी RBC की सतह पर होता है। ठीक है, बेसिकली RH कारक जो होते हैं, कई सारे प्रतिजन का समूह होते हैं, कई सारे एंटीजन का समूह होते हैं, जो कि कहाँ पर होते हैं? RH जो होते हैं वो RBC की सतह पर होते हैं, जिनमें RH उपस्थित है। अगर मान लीजिए RH उपस्थित है तो ये RH पॉजिटिव होगा रक्त समूह, अगर RH अनुपस्थित है तो रक्त समूह जो है वो RH नेगेटिव होगा। आपने पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप सुने होंगे ना, जैसे किसी का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है। B पॉजिटिव क्या दिखाता है भाई? उसमें एंटीजन एक तो B है और पॉजिटिव मतलब RH है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप B नेगेटिव है, इसका मतलब उसमें एंटीजन B है, नेगेटिव का मतलब RH नहीं है, नेगेटिव का मतलब RH नहीं है, केवल B है। किसी का ब्लड ग्रुप मान लीजिए AB पॉजिटिव है, मतलब उसमें एंटीजन A है, B है, और पॉजिटिव के लिए RH भी है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप जो है AB नेगेटिव है, तो हम कहेंगे A है और B है, नेगेटिव का मतलब RH नहीं है। किसी का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, उसमें एंटीजन RH है, केवल RH ही होगी, O में तो कुछ होती नहीं, और O नेगेटिव है, इसका मतलब इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। ठीक है, तो देखिए सभी प्रकार के प्रतिजन किसमें होते हैं? सभी प्रकार के प्रतिजन AB पॉजिटिव में होते हैं। इस कारण से हम इसको सर्वग्राही कहते हैं। AB पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं? सर्वग्राही, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के एंटीजन होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, एंटीजन ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता? तो आप देखो O नेगेटिव में कोई भी एंटीजन नहीं होता, O पॉजिटिव में तो RH होगा, फिर भी O नेगेटिव में कुछ भी नहीं होता, तो कुछ भी नहीं होता तो ये सर्वदाता है, सभी को ब्लड दे सकता है, क्योंकि जब ये किसी को भी ब्लड देगा तो कोई भी नया प्रतिजन जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, और सभी से ब्लड लेने के लिए क्या जरूरी है? कि सारे प्रतिजन हो, जिससे किसी का भी कोई प्रतिजन आए तो वो उसके लिए नया ना हो, और ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? AB पॉजिटिव होता है। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं RH। तो RH का जो निर्धारण होता है, इसका निर्धारण प्रभावी जीन करता है। RH का निर्धारण प्रभावी जीन R के द्वारा होता है। एक प्रभावी जीन होता है R, उसके द्वारा होता है। ठीक है, प्रभावी जीन R के द्वारा होता है, मतलब अगर किसी व्यक्ति में कैपिटल R है तब भी वो RH पॉजिटिव है। अगर किसी व्यक्ति में कैपिटल R स्मॉल r है तब भी वो RH पॉजिटिव है। हाँ, एक ही कंडीशन है, स्मॉल r हो तब वो RH नेगेटिव होगा। मतलब ज़्यादा संभावना किसकी है? RH पॉजिटिव होने की है। इसलिए जो RH पॉजिटिव इंडिया में अगर देखा जाए तो 80% पॉपुलेशन लगभग RH पॉजिटिव है। ठीक है, 80% पॉपुलेशन के पास RH होता है, लगभग 15-20% पॉपुलेशन ही ऐसी है जिसके पास RH नहीं है। ठीक है, तो RH तो समझ में आ गया। तो RH क्या है? एक तरह का एंटीजन है, प्रतिजन है, जो कहाँ पर मिलता है? जो RBC की सरफेस पर मिलता है। ठीक है, और RH है तो RH पॉजिटिव है, RH नहीं है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। ठीक है,
अब देखिए RH से संबंधित अपन यहाँ एक विकार के बारे में बात करते हैं जिसको अपन कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस एक्चुअली ये जो विकार होता है ये RH मिसमैचिंग के कारण होता है। मिसमैचिंग मतलब मिलान ना हो पाने के कारण। RH का अगर मिलान ना हो पाए उस कंडीशन में RH जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस हो जाता है। और फीटेलिस इसलिए क्योंकि ये फीटस में होता है, भ्रूण में होता है, इसलिए अपन इसको फीटेलिस का नाम देखते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए फादर अगर बात करें, फादर जो है वो RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है, तो बच्चा क्या होगा? बच्चा कुछ भी हो सकता है। देखो मान लो फादर RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, तो बच्चा तो पॉजिटिव भी हो सकता है और बच्चा तो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम उस स्थिति की बात करेंगे जब बच्चा जो है वो RH पॉजिटिव हो गया। इस कंडीशन में मान लो बच्चा क्या हो गया? RH पॉजिटिव। हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन हम तो उस कंडीशन की बात कर रहे हैं जो बच्चा है वो क्या है? RH पॉजिटिव है। तो अब हुआ क्या? पहली बात तो गर्भाशय में जो भ्रूण विकसित हो रहा था, जो फीटस था, वो RH पॉजिटिव था और माँ का रक्त क्या था? RH नेगेटिव था। ब्लड ग्रुप कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, अपन तो RH की बात कर रहे हैं कि जो भ्रूण विकसित हो रहा है उसका रक्त समूह तो क्या है? RH है, उसमें RH है, RH पॉजिटिव है मतलब RH है, और माँ में तो RH नहीं है। तो वैसे तो बच्चे और भ्रूण का रक्त आपस में मिक्स नहीं होता क्योंकि उसमें प्लासेंटा या अपरा होता है जो उनके रक्त को अलग अलग करके रखता है। लेकिन जन्म के समय जब वो कॉर्ड होती है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड, उसको काटा जाता है तो हो सकता है, और प्लासेंटा भी उस समय रप्चर होता है, नष्ट होता है, तो उस समय क्या होता है कि माँ का और बच्चे का थोड़ा बहुत रक्त मिक्स हो सकता है, ठीक है ना। वैसे तो नहीं होगा। देखो इस तरीके से अगर अपन देखें, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। प्यारे बच्चों, रोज़ हमें कमेंट में बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक का लेक्चर बना दीजिए, इस टॉपिक को समझा दीजिए। तो हम आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जो है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। ये सब हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने जिन लेक्चर्स की रिक्वेस्ट की हुई है, जिन लेक्चर्स की डिमांड की हुई है, वो ऑलरेडी हमने YouTube चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप उस चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये भ्रूण है, यहाँ पर ये क्या है? ये भ्रूण है। यहाँ पर होगा प्लासेंटा, ये है प्लासेंटा जो गर्भाशय से जुड़ा हुआ है। ये गर्भाशय भित्ति बनाई है अपन ने, ठीक है। ये क्या हो गया? यहाँ पर प्लासेंटा या अपरा जिसको कहते हैं ना, ये हो गया। यहाँ पर क्या है? मान लीजिए भ्रूण है, फीटस है। ये एक कॉर्ड के समान संरचना होगी जिसको क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड या नाभिकीय रज्जुक कहते हैं इसको। अम्बिलिकल कॉर्ड या नाभिकीय रज्जुक, उससे भ्रूण जुड़ा होता है। तो क्या होता है? माँ का रक्त जो होता है इस भ्रूण में नहीं आता क्योंकि प्लासेंटा उसको आने नहीं देता रक्त। वहाँ रक्त से पोषक पदार्थ वगैरह जो है वो तो अंदर आते हैं, रक्त नहीं आ पाता। और भ्रूण का रक्त अगेन वही है, माँ के रक्त से संपर्क में नहीं आ पाता। इससे उत्सर्जी पदार्थ वगैरह तो माँ के रक्त में जाते हैं, लेकिन रक्त सीधे संपर्क में नहीं आता। अपरा इसको जो है वो सेपरेट करके रखता है, पृथक करके रखता है। लेकिन बच्चे के जन्म के समय जब इसको काट दिया जाता है, इसको अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या किया जाता है? ये जो नाभिकीय रज्जुक होती है उसको काटा जाता है। अब काट दिया, काटने के बाद इस बच्चे का जन्म तो हो गया, ये बच्चे का जन्म तो हो चुका। लेकिन अब क्या हुआ? उसके कुछ समय पश्चात ये प्लासेंटा भी नष्ट होता है। अब प्लासेंटा भी नष्ट होता है और अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा हुआ है। अम्बिलिकल कॉर्ड में तो भ्रूण का रक्त था, ठीक है, और प्लासेंटा में माँ का रक्त भी है। अब प्लासेंटा नष्ट हुआ और अम्बिलिकल कॉर्ड भी कट गई है, तो अब क्या हुआ? बच्चे का जन्म तो हो चुका, लेकिन बच्चे के जन्म के पश्चात अब हो सकता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड का कुछ रक्त जो है वो माँ के रक्त से मिल जाए, मतलब भ्रूण का रक्त जो है वो माँ के रक्त से मिल जाए, ठीक है। तो हमने कहा कि माँ में RH नहीं था, बच्चे में RH था। अगर दोनों का रक्त मिल गया, कब मिला? लेकिन प्रथम बच्चे के जन्म के पश्चात, प्रथम बच्चे के जन्म के पश्चात माँ और भ्रूण का रक्त मिल गया, माँ और बच्चे का रक्त मिल गया, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ? माँ में RH आ गया, तो माँ के शरीर में RH के लिए प्रतिरक्षियाँ बन गई।
भाई उसके उसका प्रतिरक्षा तंत्र ने काम किया, क्योंकि उसके लिए RH तो नया था। तो माँ के शरीर में RH के लिए क्या बन चुकी हैं, प्रतिरक्षियाँ बन गई, और उस प्रतिरक्षी ने इस RH जितने भी आए थे उसको नष्ट कर दिया। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत RBC आई थी, वो माँ के किसी काम की भी नहीं थी, उन RBC को नष्ट कर दिया। भाई बच्चे की RBC पर RH था तो उन RBC को नष्ट कर दिया उन प्रतिरक्षियों ने, कोई बात नहीं, ये तो चलेगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, अब माँ के शरीर में, मदर बॉडी में RH एंटीबॉडी बन गई, एंटी-RH एंटीबॉडी बन चुकी है, ठीक है ना। एंटी-RH एंटीबॉडी बन गई है, जो कि पहले बच्चे की जो RBC आई है उनको तो नष्ट कर दिया। अब मान लीजिए दूसरा बच्चा भी RH पॉजिटिव है। दूसरा बच्चा क्या है, RH पॉजिटिव है। दूसरा बच्चा भी RH पॉजिटिव है। तो अब क्या होगा, ये जो एंटीबॉडी बनी हुई थी, प्रतिरक्षियाँ बनी हुई थी, ये अपरा को, प्लासेंटा को क्रॉस करेंगी और बच्चे में जाएंगी, दूसरे भ्रूण में जाएंगी, जो गर्भाशय में विकसित हो रहा बच्चा है उसमें जाएंगी, और उसकी तो सारी RBC पर RH है, क्योंकि दूसरा बच्चा RH पॉजिटिव है, वो भी, उसकी तो सारी RBC पर RH है, तो वो तो सारी RBC को मारेंगी, और सारी RBC को मारेंगी तो बच्चे को क्या हो जाएगा, बच्चे को पीलिया होगा, बच्चे को जो है एनीमिया होगा, और अगर इसको ट्रीट ना किया गया तो मृत्यु तक हो सकती है बच्चे की, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर माँ में RH नहीं है और पहले बच्चे में RH है, तो पहला बच्चा तो क्या करेगा, माँ में उस RH के लिए प्रतिरक्षियाँ बनवा देगा। पहला बच्चा तो माँ में RH के लिए प्रतिरक्षियाँ बनवा दी, लेकिन उस प्रतिरक्षी ने अटैक किस पर किया, उस प्रतिरक्षी ने अटैक जो है वो दूसरे RH पॉजिटिव बच्चे पर किया, ठीक है। मतलब ये जो विकार हुआ वो किसको हुआ, दूसरे RH पॉजिटिव को हुआ, पहले वाले को नहीं हुआ। पहले वाले का तो जन्म हो गया था, उसके बाद एंटी-RH एंटीबॉडी बनी थी ना भाई, तो पहले वाले को तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन वो जो बन गई है एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी माँ के शरीर में स्टोर हो जाएंगी, और अगर दूसरा बच्चा भी पॉजिटिव निकला तो भाई वो प्लासेंटा को क्रॉस करके तो बच्चे में जाएंगी ही जाएंगी। अगर दूसरा बच्चा नेगेटिव है तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो एंटीबॉडी जाएंगी, लेकिन मारेंगी किसको, उसको RH ही नहीं मिलेगा अगर दूसरा बच्चा नेगेटिव है तो मारने के लिए, ठीक है। लेकिन दूसरा बच्चा पॉजिटिव है तो उसको तो हर RBC पर RH मिलेगा, तो हर RBC को मारेंगी, ठीक है। वो तो उसका दुश्मन है, तो हर दुश्मन को मारेगी, हर RBC को मारेगी, जिससे कि बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। पीलिया एनीमिया तो होता ही है, बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। तो मतलब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस किस कंडीशन में होती है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस उस कंडीशन में होती है जब मदर RH पॉजिटिव हो तो दूसरे RH पॉजिटिव बच्चे को होगी, और सर जब मदर RH नेगेटिव हो, पॉजिटिव नहीं सॉरी, जब मदर RH नेगेटिव हो तो दूसरे RH पॉजिटिव बच्चे को होगी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। इससे बचाव के लिए क्या किया जाता है, तो इससे बचाव के लिए प्रथम RH पॉजिटिव बच्चे के जन्म के तुरंत बाद एंटी-RH एंटीबॉडी के इंजेक्शन दिए जाते हैं माँ को। देखो क्या हो गया, यहाँ पर प्रथम RH पॉजिटिव बच्चे का जैसे ही जन्म हुआ तो माँ को एंटी-RH एंटीबॉडी के इंजेक्शन दे दिए गए। अब भाई एंटी-RH एंटीबॉडी तो माँ में वैसे ही बनने वाली थी ना, हमने कहा इंजेक्शन क्यों दे दिए। फिर देखो इंजेक्शन इसलिए दे दिए क्योंकि इंजेक्शन जब हम देंगे तो माँ के रक्त में जितने भी RH आए हैं, जितने भी RH वाली RBC आई है, वो सब RBC को ये एंटीबॉडी नष्ट कर देगी। माँ का प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हो, क्योंकि भाई माँ का प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होकर एंटी-RH एंटीबॉडी बनाएगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा,
लेकिन अगर हमने बाहर से कृत्रिम रूप से एंटी-आरएच एंटीबॉडी दे दी तो माँ के प्रतिरक्षा तंत्र के सक्रिय होने से पहले ही वो क्या करेगी, उसको नष्ट कर देगी, आरएच को नष्ट, जितने भी आरएच माँ में आए हैं सबको नष्ट कर देगी। तो माँ का प्रतिरक्षा तंत्र पहचान ही नहीं पाएगा कि कुछ आया भी था, उससे पहले ही वो नष्ट हो चुका होगा। और ये जो एंटीबॉडी दी है वो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, संश्लेषित है, तो ये कुछ दिनों के पश्चात समाप्त हो जाएंगी। दिक्कत कब आती है, जब माँ के शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र खुद एंटीबॉडी बना ले, तब दिक्कत आती है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई एंटीबॉडी है। और प्राकृतिक रूप से जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती हैं वो उनकी मेमोरी सेल, स्मृति कोशिकाएं स्टोर हो जाती हैं, संग्रहित हो जाती हैं, जो कि आगे भी काम करती हैं उस प्रतिजन के दोबारा से आने पर। लेकिन जो हम ये एंटीबॉडी देंगे वो एंटीबॉडी दोबारा से काम करने के लिए नहीं होगी वहाँ पर, क्योंकि ये कुछ दिनों के पश्चात क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल है। बात समझ में आई ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ आपको कि जो है हमने जो चीज़ माँ के शरीर में बनने वाली थी वो पहले ही दे दी इंजेक्शन के माध्यम से, जिससे क्या हुआ, माँ का प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हुआ, उससे पहले ही आरएच वहाँ से गायब हो गया। तो माँ के शरीर को पता भी नहीं चला कि कोई आरएच आया था, उससे पहले ही जो है वो आरएच को हमने नष्ट कर दिया। और ये तो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, संश्लेषित है, तो ये एंटीबॉडी तो थोड़े दिन के पश्चात नष्ट हो जाएगी। लेकिन अगर ये प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होने से वही एंटीबॉडी अगर माँ का शरीर बना लेता तो वो नष्ट नहीं होती, वो काफ़ी समय तक क्या हो जाती, स्टोर हो जाती। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस से दूसरे बच्चे को बचाया जा सकता है। चलिए अब अपन बात करते हैं यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। ब्लड क्लॉटिंग है जिसको अपन कहते हैं रक्त स्कंदन। देखो ब्लड क्लॉटिंग या रक्त स्कंदन क्या है, जब भी कहीं पर चोट लग जाती है कुछ देर के बाद वहाँ पे रक्त का थक्का जम जाता है, भाई जम जाता है ना, कहीं पर भी चोट लगती है तो कुछ देर के बाद वहाँ रक्त का थक्का जम जाता है, उसी को हम ब्लड क्लॉटिंग या रक्त स्कंदन कहते हैं। तो स्कंदन करने वाले सबसे पहले तो कुछ कारक होते हैं रक्त में, उन कारकों के बारे में पढ़ लेते हैं कौन कौन से कारक हैं। पहला कारक है फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ है कैल्शियम, फिफ्थ है प्रोएसेलेरिन, सिक्स्थ है, ये अनआइडेंटिफाइड है, अज्ञात है, सेवंथ है स्टेबल फैक्टर, एट है AHF। और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे और भी ज़रूरतमंद बच्चों तक ये लेक्चर्स पहुंच सकें। और अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपके प्यार और विश्वास के कारण हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके। ए जिसको कहते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, AHFB, ठीक है, या इसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी कहते हैं, या ये है क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं इसको। 10th स्टुअर्ट फैक्टर, 11 PTA, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेडेंट, 12th है यहाँ पर हैगमैन फैक्टर, और 13 है फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये कारक हैं
जो कि कहीं ना कहीं रक्त स्कंदन में हेल्प करते हैं। अच्छा, प्रोएसेलेरिन है, इसको लेबाइल फैक्टर भी कहते हैं, एक ही बात, लेबाइल फैक्टर। अब देखो यहाँ पर जितने भी कारक हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं और ये पहले ब्लड में होते हैं, ठीक है। मेनली जो होते हैं इनको लीवर बनाता है, तो ये जितने भी कारक हैं ये कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। अगर कोई भी एक फैक्टर की कमी हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से मेजर फैक्टर हैं ये तो मैंने, और इनके नंबर फिक्स है ना, 1 to 13 जो लिखे हैं वही नंबर है। अगर 4 पे कैल्शियम है तो कैल्शियम 4 पे ही रहेगा, ठीक है। तो इनको रोमन नंबर्स में लिखा जाता है इस तरीके से। अच्छा, अब अपन इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, क्रियाविधि की बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग की, और उस मैकेनिज्म में हम कुछ मेजर फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। पूरे की पूरे कौन से होते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन कौन से हैं उनकी अपन बात करेंगे यहाँ पर। तो देखो होता क्या है, कहीं पर भी चोट लगती है, कहीं पर भी चोट लगेगी तो क्षतिग्रस्त ऊतक, भाई ऊतक क्षतिग्रस्त हुए होंगे वहाँ पर, क्षतिग्रस्त ऊतक, और दूसरा प्लेटलेट्स, रक्त में प्लेटलेट्स होती है ना, क्षतिग्रस्त ऊतक और प्लेटलेट्स दोनों से ही निकलेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। दोनों से क्या निकलेगा, दोनों से निकलेगा कारक नंबर 3, फैक्टर नंबर 3। कौन सा है फैक्टर नंबर 3 बोला, थ्रोम्बोप्लास्टिन, लिखा ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन है फैक्टर नंबर 3 निकलेगा ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। एक से एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है, एक से एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है, बेसिकली वो थ्रोम्बोप्लास्टिन ही है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बना, किसने बनाया, क्षतिग्रस्त ऊतक और प्लेटलेट ने बनाया। जब थ्रोम्बोप्लास्टिन बना तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, एक एंजाइम होता है प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को सक्रिय करेगा और ये प्रोथ्रोम्बिनेज जो है वो थ्रोम्बिनेज बन जाएगा, थ्रोम्बिनेज, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिनेज क्या बन गया, थ्रोम्बिनेज बन गया। ये थ्रोम्बोकाइनेज भी इसको कहते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज। ये सक्रिय हो गया, किसकी हेल्प से, इसने कैल्शियम की हेल्प से सक्रिय किया है। किसने किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन ने। भाई जैसे ही क्षतिग्रस्त ऊतक और प्लेटलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन बना, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला, उसने जो एंजाइम पहले से उपस्थित था प्रोथ्रोम्बिनेज या प्रोथ्रोम्बोकाइनेज, उसको सक्रिय करके थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बिनेज में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो एंजाइम होता है ये एक तो क्या करता है, ये एक तो एंटी हेपेरिन होता है। ये क्या होता है, एंटी हेपेरिन, मतलब हमारे रक्त में जो प्रतिस्कंदक है ना हेपेरिन, भाई हमारे रक्त में हेपेरिन होता है ना जो रक्त की क्लॉटिंग को रोके रहता है शरीर के अंदर, और शरीर के बाहर जैसे ही रक्त निकलता है क्लॉट हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो हेपेरिन की एक्टिविटी समाप्त हो गई। कैसे समाप्त हो गई, जो थ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज था उसने एंटी हेपेरिन की तरह काम किया, और एंटी हेपेरिन की तरह काम किया मतलब उसने हेपेरिन की एक्टिविटी को समाप्त कर दिया। दूसरा काम इसने क्या किया, दूसरा काम इसने प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर नंबर बोलो, फैक्टर नंबर कौन सा है, सेकेंड, प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर नंबर सेकेंड को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया, एक्टिव कर दिया इसको कैल्शियम की सहायता से, इसको एक्टिव करके किस में कन्वर्ट कर दिया, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो गया, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही थ्रोम्बिन बनता है, फाइब्रिनोजिन, फैक्टर नंबर 1, फाइब्रिनोजिन जो होता है फैक्टर नंबर 1 जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, वो कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजिन जो होता है वो रक्त में घुलनशील होता है, रक्त में घुला होता है, हमको अलग से दिखाई नहीं देता, लेकिन जब ये फाइब्रिन बन जाता है तो ये रक्त में अघुलनशील होता है और इसके रेशे हमें रक्त में दिखाई देने लगते हैं। ये रक्त में अघुलनशील है, इस तरह से इसके फाइबर्स जो है रेशे हमको रक्त में अलग से दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। तो थ्रोम्बिन ने क्या किया, फाइब्रिनोजिन जो था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फाइब्रिन में। और फैक्टर नंबर 13 जो है, फैक्टर नंबर 13 कौन सा है, फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर, इसने इस फिब्रिन को स्टेबिलाइज्ड फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। स्टेबिलाइज्ड फिब्रिन मतलब ये जो फाइबर्स थे, ये जो रेशे थे जो रक्त में बिखरे हुए थे वो एक ही जगह पर इकट्ठे हो गए।
वो यहाँ पर एक ही जगह पर एकत्रित हो गए और इनके बीच में इस तरह से क्रॉस लिंक बन गया। ये इस तरह से, इसको अपन कहते हैं स्टेबलाइज फिब्रिन। इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया सारे फाइबर्स का, ठीक है। इसको अपन क्या बोला, स्टेबलाइज फिब्रिन या स्थायीकारी फिब्रिन बन गया ये, ठीक है, फैक्टर नंबर 13 की सहायता से। अब ये स्टेबलाइज फिब्रिन जो होगा ये वहाँ पर आके फंस जाएगा जहाँ से रक्त बह रहा था, और वहाँ पर रक्त की जो मृत कोशिकाएं हैं रक्त के अंदर वो भी उसमें आके फंसते जाएंगी। तो मतलब क्या होगा, जो स्टेबलाइज फिब्रिन है, ये जो स्टेबलाइज्ड फिब्रिन, इसके साथ क्या जुड़ती जाएंगी, रक्त में उपस्थित मृत कोशिकाएं भी फंसती जाएंगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्लॉट कहते हैं, रक्त का थक्का कहते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आई। क्षतिग्रस्त ऊतक प्लेटलेट ने क्या निकाला, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन ने आगे की रिएक्शन चालू कर दी, प्रोथ्रोम्बिनेज को थ्रोम्बिनेज में कन्वर्ट किया, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ, थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया, और ये फाइब्रिन 13 की सहायता से स्थायीकारी फिब्रिन बन गया, और एक जगह पर आके इसका जाल बन गया। उसी जाल में जो है वो मृत कोशिकाएं फंसती गई, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लॉट कहते हैं। तो एक तरह से आप देखिए ये पूरी तरह से एक चेन रिएक्शन चल रही है। इसी चेन रिएक्शन को हम कहते हैं, इसी तरह की को हम कहते हैं कैस्केड इफेक्ट। इसी को कैस्केड प्रभाव कहते हैं। मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो किस इफेक्ट का एग्जाम्पल है, वो कैस्केड इफेक्ट का या कैस्केड प्रभाव का एग्जाम्पल है। कैस्केड का मतलब क्या, चेन रिएक्शन जी, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैस्केड कहते हैं। और जो ब्लड क्लॉटिंग आप देख रहे हैं वो किसका एग्जाम्पल है, वो एक तरह से कैस्केड रिएक्शन और क्या किया, कैस्केड प्रभाव का एग्जाम्पल है। बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग होती है। अच्छा, जहाँ पर भी रक्त का थक्का जमता है, कुछ देखना, जब थक्का जम जाता है उसके बाद वहाँ पानी जैसा कुछ निकलता है, रंगहीन द्रव्य निकलता है, उस रंगहीन द्रव्य को कहते हैं सीरम, ठीक है। रक्त का थक्का जमने के बाद वहाँ से जो रंगहीन पानी जैसा पदार्थ निकलता है वो क्या कहलाता है, सीरम। और सीरम क्या होता है, सीरम बेसिकली प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो, अगर प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, तो इसको अपन कहते हैं सीरम। और ध्यान रखिएगा, सीरम क्लॉट नहीं कर सकता, सीरम क्लॉट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें क्लॉटिंग कारक तो होते ही नहीं। हमने कहा प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दो, स्कंदन कारक को हटा दो, तो जो बचा हुआ भाग है वो क्या कहलाएगा, वो सीरम कहलाएगा। और सीरम क्लॉट नहीं कर सकता। प्लाज्मा तो क्लॉट कर सकता है क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, हाँ, लेकिन सीरम क्लॉट नहीं कर सकता, ठीक है, क्लियर। जो ब्लड बैंक होते हैं, ब्लड बैंक में तो ब्लड क्लॉट नहीं करता। ऐसे तो हम बोलते हैं शरीर के बाहर जैसे ही ब्लड निकला ब्लड क्लॉट कर गया, लेकिन ब्लड बैंक में तो ब्लड क्लॉट नहीं करता। ऐसा क्या करते हैं वो, तो ब्लड बैंक में ब्लड क्लॉट इसलिए नहीं करता क्योंकि वो उसमें ऑक्जेलेट या सिट्रेट क्रिस्टल्स मिला देते हैं, सिट्रेट सॉल्ट मिला देते हैं, इस सॉल्ट के क्रिस्टल मिला देते हैं। तो ऑक्जेलेट और सिट्रेट सॉल्ट मिलाने से क्या होता है, रक्त में जो मुक्त कैल्शियम होते हैं वो सारे कैल्शियम जो होते हैं वो इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट कैल्शियम सिट्रेट बना लेंगे, और फ्री कैल्शियम बचेंगे ही नहीं। और फ्री कैल्शियम नहीं बचेंगे तो क्या प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा। क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस तरह से ब्लड बैंक में जो ब्लड क्लॉटिंग होने से रोका जाता है ऑक्जेलेट या सिट्रेट क्रिस्टल मिलाकर। दूसरा, इसके टेम्परेचर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, जिससे कुछ कैल्शियम मिल भी जाए तब भी इतने कम जो है, इतने कम टेम्परेचर पे क्या होगा, इतने कम टेम्परेचर पे ये काम नहीं करेगा, एंजाइम काम नहीं करते, 4 डिग्री पे काम नहीं करेगा। और तीसरा, इसमें EDTA मिला देते हैं, एथिलीन डायमीन। EDT क्या है, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। फिर से बोल रहा हूँ, EDT क्या है, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड क्या करता है, ये भी कैल्शियम आयन को, जो डाइवेलेंट आयन होते हैं, द्विसंयोजी आयन होते हैं, उनको रक्त में से हटाने का काम करता है। तो इस तरीके से जो है टेम्परेचर को कम करके और द्विसंयोजी आयन जैसे कैल्शियम आयन को रक्त में से हटाकर और ब्लड की क्लॉटिंग को रोका जाता है ब्लड बैंक में। और बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको भी मिल सके, या जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसका पूरा लेक्चर आपको भी मिल सके, तो आज ही कॉल कीजिए 18002121 799 पर। एक बार पुनः आपके प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।